हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। एंड इन्हीं प्रिपरेशंस के लिए आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाला हूं कि 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हम लोगों को करने हैं। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है उसमें से 1 मार्कर क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें से हम देखेंगे कि 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन वो जानने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि 1 मार्कर क्वेश्चंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। So there are 3 possibilities, guys. The first is multiple choice question, next is very short answer type question, and third is assertion reason type of questions. तो चलिए हर एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पार्ट की तरफ आऊं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड रहेंगे। उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा एंड आपको वो चूज करना होगा। ये कैसे करते हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसको डिस्कस करने के लिए हम सामने अपने कुछ क्वेश्चन ही ले आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है that when dilute hydrochloric acid is added to zinc pieces taken in a test tube, then which of the following happens? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, HCl और जिंक का रिएक्शन हो रहा है। तो मैं जानता हूं कि HCl एक एसिड है जबकि जिंक एक मेटल है। तो हम जानते हैं दैट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मेरे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो सॉल्ट या हाइड्रोजन में से किसी एक को रिलेट करता हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने है जो हमें बता रहा है दैट स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर पहले खुद निकालना है, उसके बाद उसे 4 ऑप्शंस में ढूंढना है। अगर आप पहले ही 4 ऑप्शंस पढ़ने लग जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिए करेक्ट आंसर एक ही है लेकिन बाकी 3 गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का अगर हम देखें तो वो हमें कह रहा है कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। तो अगर ये रिएक्शन में ध्यान से देखूं तो ये चारों में से किस ऑप्शन को रिजेंबल करेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, इनको ए और बी अज्यूम कर लेते हैं। तो जब ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट सी। इसीलिए इसका आंसर होगा अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन जानते हैं दैट टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ओके, तो इसका आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मैंने इसे कैसे अटेम्प्ट किया, पहले मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला, उसके बाद उसे ऑप्शंस में ढूंढा, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई और मेरा टाइम भी बचा। नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस द अदर इज नोन एज। ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करे लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर दे। तो याद रखिएगा बेटा, जो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। मुझे कैसे पता, बिकॉज आई नो द डेफिनेशंस। आपको भी इसी तरीके से पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले कुछ जितनी भी टर्म्स एंड डेफिनेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं उन सब का ध्यान रखना है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें बेसिक टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद को रिड्यूस कर लेता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ पढ़ा और मेरे को तुरंत समझ आ गया कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, तो ये थे बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके पहले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। उन्हें अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पास। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर आपको सिंपल शब्दों में लिखना होता है। ज्यादा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हार्डली 1 to 2 लाइंस में वी हैव टू रैप अप द एंटायर आंसर। देखते हैं इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल होता है। तो आपको सीधा सीधा उसका रोल मेंशन करना है और कुछ नहीं। यस, तो इसका आंसर कैसा रहेगा, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्शन दैट सप्लाइज ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन और रिमूव्स द हाइड्रोजन। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद तो रिड्यूस हो जा रहा है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है।
तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या काम करना होगा, उसको या तो ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा या फिर सामने वाले से हाइड्रोजन निकाल लेना होगा। बस आपको इतना ही मेंशन करना है, पूरी डिटेल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ वन मार्कर क्वेश्चन। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स अगर मेरे सामने दिए जाते हैं मुझे, तो हम उनके ऊपर पेंट क्यों करते हैं? हर चीज के ऊपर तो पेंट नहीं किया जाता। गोल्ड के आर्टिकल्स को तो पेंट नहीं करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आयरन के आर्टिकल्स को पेंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसका रीजन हम लोगों ने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब याद रखिए बच्चों, आपको यहाँ पे पूरा रस्टिंग का प्रोसेस, रस्टिंग का केमिकल रिएक्शन एक्सेट्रा 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 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना लिखना है कि आयरन आर्टिकल्स को पेंट क्यों किया जाता है। सिंपल रीजन, ताकि रस्टिंग ना हो। तो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा वी अप्लाई पेंट सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, नथिंग एल्स। तो इस तरीके से बच्चों आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा, अब देखिए मेरे पास पूरा पेज था लिखने के लिए, बट मैं उतना ही लिखूंगा जितने की मार्किंग है। तो ऐसा नहीं करना है दैट यू कीप ऑन राइटिंग द आंसर। आप क्वेश्चन की मार्किंग को देखेंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखेंगे। लास्ट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट इज द असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इसके लिए भी मैंने कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर किए हैं, मैं आपको भी दिखाता भी हूं। बट पहले ये समझना जरूरी है कि असर्शन रीजन होता क्या है। असर्शन बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कुछ नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी भी टॉपिक से एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगी, और उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन की फॉर्म में एक और स्टेटमेंट आएगी। तो असर्शन एक स्टेटमेंट, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन। आपको वो दोनों चीजें ध्यान से पढ़नी है, और उसके बाद आपको ऑप्शंस ए, बी, सी या फिर डी में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो मैं ए बी सी डी को अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं पहले सीधा क्वेश्चन पे उतर जाता हूं, उसके बाद एबीसीडी के पास आता हूं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है असर्शन और रीजन की फॉर्म में। असर्शन दिया हुआ है कंबशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एक स्टेटमेंट है कि जितने भी कंबशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। पहले आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। आप लोगों ने पढ़ा है कंबशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। जब भी किसी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड को जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर में जनरेट होता है, में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ आपको हीट मिलता है। तो ऐसी स्टेटमेंट को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हिसाब से सही बोला गया है। दैट मींस कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। इसका रीजन क्या है? इन दीज रिएक्शंस ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज्ड। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कंबशन रिएक्शंस का। ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हीट रिलीज होता है। वाटर तब रिलीज होगा जब कार्बन में हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल मीथेन का अगर हम कंबशन करते तो। लेकिन हीट जनरेट होना जरूरी है, और ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे रीजन भी हमें सही लग रहा है और एजर्शन भी हमें सही लग रहा है। अब हम अपने चारों ऑप्शंस के पास जाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रही है बोथ ए एंड आर, मतलब एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, and R, that means reason, is the correct explanation of the assertion. That means हमारे लिए option number A is the correct answer, and that's why my answer is going to be option number A. इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है अपने आंसर को। एक और क्वेश्चन देखते हैं assertion reason का। assertion में एक और कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन पोटैटो चिप्स पैकेट्स टू प्रिवेंट बेसिसिटी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में क्यों डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है ताकि बेसिसिटी प्रिवेंट हो सके। बट हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिसिटी प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन नहीं डाला जाता है, बल्कि नाइट्रोजन डाला जाता है रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। यस, तो ये जो स्टेटमेंट है हम जानते हैं ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बट अब रीजन पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ चिप्स टू एयर एंड दस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। तो भाई नाइट्रोजन को जब चिप्स में भरते हैं तो रैंसिडिटी ना हो इसीलिए भरते हैं। रैंसिडिटी कैसे नहीं हो पाती? क्योंकि चिप्स का ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाता है। तो जो रीजन स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है,
लेकिन जो assertion स्टेटमेंट है वो गलत ही है। तो रीजन इज करेक्ट बट assertion इज नॉट करेक्ट। तो हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट है ये। आप देखिए ऑप्शन डी के पास जाएंगे तो आपको समझेगा assertion is not the correct statement, assertion is false, but our reason is true. That is why मेरे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर डी। तो बच्चों ये है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज कि वन मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा। यस, सो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड अप करना चाहता हूँ। अपने प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।